साथियों नमस्ते। मैं श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के डिजिटल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर मेरा राजनीति विज्ञान पर आधारित है। मेरा नाम डॉक्टर विजय चतुर्वेदी है। मैं पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में हूं और राजनीति विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या आज का मेरा टॉपिक का क्षेत्र है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं राजनीति विज्ञान का परिचय, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा और क्षेत्र तथा प्रकृति के बारे में आपके बीच में आज का लेक्चर प्रस्तुत कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान के परिचय में अरस्तु ने बताया था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में रह कर के ही अपना व्यक्तित्व का विकास संभव कर सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा दी थी कि यदि कोई व्यक्ति समाज से बाहर रहता है या समाज में रह कर के अन्य दूसरे इंसानों का के हित के लिए उपयोगी नहीं हो सकता है, तो ऐसा व्यक्ति या तो देवता हो सकता है या फिर पशु हो सकता है। इस प्रकार की उन्होंने बात कह करके यह बताने का प्रयास किया था कि मनुष्य समाज में ही रह करके अपना और समाज के लोगों का हित और अपना विकास दोनों संभव कर सकता है। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें और भी महत्वपूर्ण हैं जिसको हमें समझना ज़रूरी है। जब ये बात कही जाती है कि समाज और व्यक्ति, तो इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि समाज में रहने वाला हर व्यक्ति प्राचीन कालों से किसी न किसी सत्ता के अधीन रहा है, शक्ति के अधीन रहा है। और ये बता दें कि सत्ता और शक्ति मतलब ये एक संघर्ष वाला एक विषय रहा है। सत्ता पाने के लिए हमेशा संघर्ष हुए हैं और उन्हीं संघर्षों के बीच में सत्ता भी प्राप्त हुई है और सत्ता ही समाधान का कारण भी बनी है। साथ ही साथ इसी सत्ता ने राज्य व शासन का रूप धारण किया है, जिसके अध्ययन को हम राजनीति कहते हैं या राजनीति की संज्ञा हम देते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम अक्सर ये जानना चाहते हैं कि राज्य क्या हो सकता है, साथ ही साथ राज्य में जो कानून नीतियाँ बनाई जाती हैं वो क्या हैं, साथ ही साथ सत्ता और सरकार हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर बहुत संक्षेप में आपको मैं बताना चाहूँगा कि संगठित समाज जो हो जाता है, यानी कि जब संगठित होकर के लोग रहते हैं समाज में, तो हम उसको क्या कहते हैं, राज्य कहते हैं। इसके बाद सामाजिक व्यवहार को नियमित करने के लिए, उनको निश्चित करने के लिए और शांतिमय व्यवस्था बनाने के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं, जिन नियमों का हम निर्माण करते हैं, हम उसी को कानून कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जब हम दूसरी तरफ जाते हैं नियमों के पालन को, क्या नियमों के पालन को सुनिश्चित कराने वाली और उल्लंघन करने वाले कर्ताओं को, ठीक है, दंड देने वाली जो प्रक्रिया है उसको हम सरकार कहते हैं या हम सत्ता कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। इसके बाद हम आगे पहुँचते हैं कि राजनीति का अर्थ क्या है, यानी कि मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो हमने अभी तक जाना है कि अरस्तु के समय से लेकर के अब तक राजनीति या राजनीति शास्त्र या राजनीति विज्ञान को विभिन्न नामों से भी जानते हैं और कई प्राचीन काल से लेकर के अब तक कई प्रकार के नाम से इसको जाना गया है। इसको कभी नीति शास्त्र कहा गया है, कहीं अर्थशास्त्र कहा गया है, कहीं राजधर्म कहा गया है। लेकिन हम आते हैं यूनान में हम राजनीति शब्द को पाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनान के 3 शब्दों ने राजनीति को गढ़ा है, उसको परिभाषित किया है और उसका जो वास्तविक नाम आज भी वर्तमान में चल रहा है उसको उन्होंने निर्मित किया है। तो हम जानते हैं वो 3 नाम कौन कौन से हैं, उनके अर्थ क्या क्या हैं। तो हम देखते हैं कि एक शब्द है जिनमें से पहला शब्द हमने कहा एक पॉलिस, दूसरा है पॉलिटी और तीसरे शब्द को कहते हैं हम पॉलिटिया। अर्थात
राजनीति की उत्पत्ति में इन 3 शब्दों का योगदान रहा है, जिसमें से पॉलिस जिसे हम कहते हैं नगर, और पॉलिटी जिसका आशय होता है शासन से, और जो पॉलिटिया है उसको हम कहते हैं संविधान। अर्थात ऐसी स्थिति में मौलिक ग्रीक भावना के अनुसार राजनीति नगर राज यानी सिटी स्टेट तथा उसके प्रशासन पॉलिटी का व्यवहारिक एवं दार्शनिक धरातलों पर अध्ययन है। तो हमने देखा कि 3 नामों के माध्यम से, जिसमें से नगर, शासन और पॉलिटिया, इन तीनों ने यूनान के शासन व्यवस्था को, वहाँ के संविधान को व्यवस्थित किया। नगर के लिए बनाए गए इन कानूनों का बहुत बड़ा योगदान रहा, और इसी के परिणाम स्वरूप आज जो है पूरे विश्व में इन्हीं व्यवस्थाओं का कहीं न कहीं पर उपयोग हो रहा है। इसके साथ हम राजनीति विज्ञान की कुछ परिभाषाओं को जानेंगे। उन परिभाषाओं में हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषाएं हैं, यहाँ पर विद्वानों की एक मत राय नहीं है, और जब वो एक मत नहीं है तो उन परिभाषाओं को इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। पहली बात तो ये कही गई कि परंपरागत दृष्टिकोण जो परिभाषा का है, इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। दूसरी जो बातें हैं, जो आधुनिक दृष्टिकोण है, इसमें कौन कौन सी बातें रखी गई हैं। हम इन दोनों को बहुत संक्षेप में समझने का प्रयास करेंगे। इसको मैंने इस प्रकार से पूरा डिजाइन किया है, जिसको आप जो है और विस्तार से पढ़ सकते हैं, रोक रोक करके आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं इसकी परिभाषाएं कुछ विद्वानों के अनुसार 1 या 2 को बता करके आगे बढ़ता जाऊंगा, ताकि आपको पढ़ने में ज़्यादा समय न लगे और कोई ऐसी दिक्कत ना आए कि बहुत बड़ा लेक्चर है ये, तो इसलिए आप उसको रोक रोक करके पढ़ सकते हैं। तो मैं राज्य के अध्ययन के रूप में जो परंपरागत दृष्टिकोण है, इस पर चर्चा करूंगा, जो परिभाषा विद्वानों ने दी है, जिसमें से गार्डनर एक ऐसा विद्वान है जिन्होंने परंपरागत दृष्टिकोण को राज्य के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया है। तो गार्डनर कहते हैं कि राजनीति विज्ञान का जो आरंभ है और अंत है वह राज्य के साथ होता है। अर्थात इनका मानना है कि जो राजनीति विज्ञान है उसका प्रारंभ और अंत ही राज्य है। एक परिभाषा इन्होंने इस प्रकार से दी। इसके साथ साथ सरकार के अध्ययन के रूप में हम जानते हैं, ये भी कहा गया कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन राज्य का अध्ययन है, उसका अंत राज्य से होता है। दूसरी बात सरकार के अध्ययन के रूप में कही गई। तो यहाँ पर पहले विद्वान हैं लीकाक। इन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित अध्ययन है, अर्थात राजनीति शास्त्र सरकार से संबंधित है। तो हमने पहले देखा राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन। इसके बाद अन्य विद्वान भी हैं जिन्होंने दोनों को मान लिया है, कहा है कि राज्य का भी अध्ययन है और सरकार का भी अध्ययन है। तो इसमें से डिमार्क जैसे विद्वान हैं, उनका मानना यह है कि राजनीति का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। एक और भी महत्वपूर्ण विद्वान जिन्होंने बिलोवी की परिभाषा भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इस संदर्भ में स्पष्टीकरण देते हुए ये इनकी परिभाषा राजनीति विज्ञानों के विद्यार्थियों को प्रेरित करती है। वो कहते हैं सामान्य रूप से कहा जाता है कि राजनीति शास्त्र को 3 विषयों राज्य, सरकार और कानून का अध्ययन करना होता है। इस प्रकार से हमने अभी तक जाना कि राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और तीनों का अध्ययन। बिलोवी तो यहाँ तक कह रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन और कानून का अध्ययन भी किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं मानवीय तत्व पर आधारित, अर्थात अभी तक हमने राज्य को, सरकार को, कानून को देखा, लेकिन इसके बाद भी जो परिभाषा के दृष्टिकोण से जो राजनीति विज्ञान में अगला क्षेत्र है उसमें से मानव को भी जोड़ा गया है। यानी मानवीय तत्व पर आधारित राजनीति को भी एक केंद्र बिंदु के तौर पर जो है जोड़ते हुए कई विद्वानों ने अपनी बात रखी है। तो इसमें से लास्की एक विद्वान है, उन्होंने कहा है राजनीति विज्ञान के अध्ययन से संबंधित
संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन से। अर्थात इनका कहना ये है कि राजनीति का जो अध्ययन है ये जो है संगठित राज्यों से संबंधित मनुष्य के जीवन का अध्ययन करना है। यानी कि एक संगठित समाज है और वह समाज राज कहलाता है और वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको हम राजनीति कहते हैं। तो हमने देखा कि संगठित समाज में लोग और उसका अध्ययन, बहुत सरल सी परिभाषा लास्की की हमें बहुत अच्छे ढंग से यह बताने का प्रयास करती है कि इस प्रकार का अध्ययन राजनीति है। अब हम आधुनिक दृष्टिकोण यानी आधुनिक रूप से जो नवीनतम परिभाषाएं विद्वानों ने दी हैं इनको समझते हैं। तो हम ये देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार का बदलाव देखने को मिला था। वह बदलाव मुख्य रूप से जब बहुत बड़ा नुकसान हुआ था जिसमें से धन की हानि हुई और मनुष्य का जीवन वो भी खतरे में पड़ा, यानी कि जन की भी हानि हुई। इन दोनों पर जिस प्रकार से विश्व की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया उसमें से है हम ये देखते हैं कि हम ये मानते हैं इस दृष्टिकोण के अंतर्गत कि इनमें से मानवीय क्रियाओं का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। अतः इस आधार पर ये कहा गया, एक विद्वान जो कैटलिन हैं उन्होंने एक नई चीज़ लाई और कहा इन्होंने कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इन्होंने शक्ति को महत्वपूर्ण बताया कि जिसके पास शक्ति है वही संप्रभु है और वही जो है राजनीति का केंद्र बिंदु है, वही कानून का क्रिएटर है। ये तमाम बातें हम कैटलिन की परिभाषा से समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक विद्वान रॉबर्ट ए डहेल हैं, इन्होंने कहा राजनीति विज्ञान शक्ति, नियम व सत्ता से संबंधित है। शक्ति, नियम व सत्ता से संबंधित है। तो इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से शक्ति भी एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में राजनीति में शामिल हो गई, अपनी जगह बना ले गई। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं तो पाते हैं आधुनिक राजनीति में मनुष्य के राज व्यवहार, राजनीतिक क्रियाओं व प्रक्रियाओं, शक्ति, सत्ता, मानव समूहों के अंतः क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अतः ये सारी जो अंतः क्रियाएँ हैं, शक्ति, सत्ता और मानवीय क्रियाएं, ये सारी चीज़ों का जो अध्ययन किया जाता है यह एक प्रकार से एक राजनीति शास्त्र है जिसके अंतर्गत प्रमुख विषयों को हम आज एक अध्ययन के रूप में पढ़ते हैं और इन तमाम क्रियाओं के माध्यम से तुलनात्मक अध्ययन करके हम उस निष्कर्ष तक पहुँचते हैं कि आखिर राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वह बहुआयामी है और अब संकीर्ण नहीं है बल्कि वह व्यापक हो चुका है। अब हम आते हैं राजनीति के प्रमुख विषय कि अक्सर प्रश्न आता है कि राजनीति का क्षेत्र क्या हो सकता है। इसको हम क्या हम राज्यों के अध्ययन तक सीमित रखें या हम राज्यों से बाहर भी इसका अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि राजनीति के अध्ययन क्षेत्र में भी वही परिभाषा की तरह इसमें भी मतभेद है, लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि प्राचीन राजनीतिक चिंतन के जो विचारक हैं उनके अनुसार राजनीति का जो क्षेत्र है वो किस प्रकार का था। तो भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जो प्राचीन राजनीतिक चिंतन का जो क्षेत्र था वो आप सभी को पता है कि भारतीय लोग उस समय प्राचीन काल में मुख्य रूप से 3-4 विषय उनके थे और वहीं तक वो जो है सिमट कर रह जाते थे, जिसमें से आप सभी को पता है धर्म, अर्थ, काम और अंतिम लक्ष्य उनका होता था मोक्ष की प्राप्ति। यानी कि राजनीतिक विषय जैसे विषयों को लेकर के वो ज़्यादा सजग नहीं थे और वो केवल अध्यात्म पर ही आधारित उनका क्षेत्र होता था। लेकिन कुछ समय के उपरांत हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे विद्वान भी आए और ऐसे कालखंडों में हम ये भी देखते हैं कि महाभारत काल हो या रामायण काल हो या इसके बाद हम चर्चा करें कौटिल्य की, इन सभी ने नीतियों का निर्माण किया और उन्होंने नागरिकों के
प्रजाजनों के संदर्भ में, साथ ही साथ जो सत्ताधारी हो, चाहे राजतंत्र रहा हो या फिर चाहे वो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं रही हों, उनमें भी राजनीति के बहुत सारे अवयव हमें देखने को मिले हैं। तो शुरुआती दौर तो हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष पर था, लेकिन इसके बाद जो बदलाव आया है, जिसमें से ये निर्धारित हो चुका है कि अब जो विषय है उसमें से इसका विस्तार भारत में मध्यकाल में बहुत बढ़ा, और आज तो हम देखते हैं कि आज जो है भारत एक ऐसी स्थिति में आ चुका है जिसको हमें राजनीतिक दृष्टि से उसकी विदेश नीति को अगर हम बात करें तो बहुत सख्त हो गई है और बहुत मजबूत हो गई है। तो इस पर हम हालांकि और आगे किसी दूसरे वीडियो पर चर्चा करेंगे। आज हम इसी विषय को लेकर के बात कर रहे हैं। दूसरी बात हम करते हैं यूनानी चिंतन के अनुसार जो राजनीति का क्षेत्र है, इस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, यूनानियों की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से वहाँ पर पहले से भी सत्ता और शक्ति, कानून, नियम, नगर राज्यों के संदर्भ में जो उन्होंने पॉलिटिया जैसे शब्दों को मैंने अभी आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया है, इनको उन्होंने केंद्र बिंदु मान करके शुरुआत से ही इन्होंने इस पर अपना काम शुरू कर दिया था। और आप सभी को पता है कि वो जो है राजनीति के संदर्भ में वो एक प्रकार से मदर उसको कह सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने सत्ता के संदर्भ में अपनी बातें रखी और कानून के संबंध में उनकी कितनी सुदृढ़ व्यवस्था थी, सोच थी। तो यूनान के लोग तो जिस समय हम अध्यात्म की चर्चा कर रहे थे, उस समय वो जो है राजनीति पर बहुत बड़ा अध्ययन कर चुके थे। अरस्तु की अगर हम बात करते हैं तो अरस्तु जैसे विद्वान जो है, इन्होंने लगभग 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन कर लिया था। ये तमाम बातें जो है बीती हुई हैं, जो अध्ययन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आधुनिक चिंतन के अनुसार अगर हम क्षेत्र की बात करें तो आधुनिक चिंतन, यदि भारतीय चिंतन की बात करें या अन्य क्षेत्रों की हम बात करें, तो इसका जो क्षेत्र है वो अब बहुत व्यापक हो चुका है। यह है अब जो है आज हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं बचा हुआ है जहाँ पर राजनीति का हस्तक्षेप ना हो, राजनीति की भूमिका ना हो। आज आप हम देखें कि जिस प्रकार से यूक्रेन में और रूस के मध्य में जिस प्रकार का एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको आज हम लोगों ने देखा है कि हमारे भारतीय युवाओं ने वहाँ रह कर के भारतीय तिरंगे के माध्यम से वतन की वापसी आसानी से प्राप्त कर ली है। तो हम देखते हैं कि आज हम उसे देख पा रहे हैं और महत्वपूर्ण दिशा में जो आधुनिक राजनीति है भारत की, वह मजबूती के साथ में खड़ी है। हमारी विदेश नीति बहुत महत्वपूर्ण हो चुकी है। तो चाहे जिन देशों का आंतरिक मामला हो या देशों के पड़ोसी राष्ट्रों के साथ में कोई विवाद हो, नाटो को लेकर यूक्रेन से संबंधित विवाद हो, इन सभी मामलों को लेकर कहीं ना कहीं पर भारत के संदर्भ में एक जो स्टैंड है देशों का, वो हमेशा और वर्तमान में देखा जाए कुछ अलग ढंग का ही है। भारत आज हमारा मजबूती के साथ में खड़ा है। तो राजनीति के क्षेत्र को हमने जाना, इसके साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की बात हमने कर ली आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत। इसके बाद में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक संस्था यूनेस्को जो है, जिसमें से 1948 में एक महासम्मेलन राजनीति के विद्वानों का हुआ था। उनमें से उन्होंने राजनीति के जो क्षेत्र हैं उनको उन्होंने समझाने का प्रयास किया और उन्होंने निर्धारित करके ये बताया कि अब जो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है उनके ये महत्वपूर्ण पार्ट हैं, जिसमें से उन्होंने बताया कि अब राजनीति के क्षेत्र में मानव का अध्ययन किया जाता है,
राज्यों का अध्ययन किया जाता था, जो पहले भी होता था अब और होने लग गया है, दूसरे राज्यों का अध्ययन होना शुरू हो गया है। फिर सरकारों का अध्ययन भी, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों के सरकारों का अध्ययन, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, वहाँ की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है, समाज का अध्ययन किया जाता है, वहाँ की विदेश नीतियों का अध्ययन किया जाता है। ये सारे विषय जो है सरकार के अध्ययन में शामिल हो गए हैं। इसके बाद स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन भी किया जाता है। आप सभी लोग जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के संदर्भ में यूक्रेन ने भारत को कहा कि यदि भारत चाहे तो ये युद्ध रुक सकता है। तो हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों का अध्ययन शामिल हो गया है, चाहे इजराइल की राजनीतिक हलचल रही हो या फिर अभी हाल ही में कुछ और अन्य घटनाएं रही हों, चाइना के संदर्भ में रही हो, पाकिस्तान के संबंध में रही हो। ये तो पड़ोसी राष्ट्र हैं, ये तो हमेशा से कुछ न कुछ समस्याएं बनी रही हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन अब आज की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, केंद्र बिंदु है। और इसी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से हम भारतीय लोग भी एक सबक सीखते हैं कि हमारी जो सामरिक व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए, सैन्य व्यवस्था वो सुदृढ़ होनी चाहिए, हमारे पास जो शस्त्र हैं इसका भंडार बहुत मजबूत होना चाहिए, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आधुनिक ढंग से होनी चाहिए। कभी भी कहीं कोई ऐसी समस्या आए तो हमें कहीं कोई कमज़ोर ना कर सके या हमें हमारी जो है तुलना वो कहीं वीकनेस कंट्री के रूप में ना वो कर सके। तो इसलिए हमें इन अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के माध्यम से जो भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो बहुत बेहतर है और बेहतर करने की ज़रूरत निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कंडीशन को देखते हुए करने की ज़रूरत बनी रहती है। शासन प्रबंध का अध्ययन, राजनीतिक दलों का भी अध्ययन, इसमें आप सभी लोग जानते हैं कि पहले राजनीतिक दलों की संख्या कम होती थी, आज राजनीतिक दलों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। राजनीतिक दलों में आप सभी लोग जानते हैं कि कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं जिन पर कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं। किसी को कहा जाता है कि ये जो है राष्ट्रवाद का विरोधी है, किसी को कहा जाता है कि ये राष्ट्रवाद का जो है समर्थक है। इन्हीं तमाम बातों को लेकर के जो है जनता अपना जो है मत देती है और सरकार चुनती है अपने विचारों के आधार पर। तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि दलों का अपना एजेंडा क्या है, उनकी अपनी जो है किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का अध्ययन भी है। दबाव गुटों का प्रोसेस जो होते हैं, गुट जो होते हैं, इनका भी अध्ययन जरूरी है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन में आधुनिक दृष्टिकोण का अध्ययन आप सभी लोग जानते हैं कि किया ही जाता है। पुरानी घटनाओं के माध्यम से हम नवीनतम का एक अख्तियार करते हैं रास्ता। इसी के साथ साथ हम जानते हैं कि राजनीति का जो प्रकृति है वो कैसी है। तो नेचर को जानना, किसी भी विषय की जो प्रकृति होती है उसको बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर राजनीति की जो प्रकृति है उसको हम जानते हैं कि कैसी है। कई विद्वानों ने कई प्रकार की बातें कही हैं और यहाँ पर भी मेरा मानना है कि जो राजनीति विज्ञान के विद्वान हैं, विद्यार्थी हैं, विशेषज्ञ हैं, इनकी जो इस विषय को लेकर के है उसमें भी आपस में नहीं बन पाई बात, मतभेद यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। तो हम ये देखते हैं कि राजनीति विज्ञान को अरस्तु जैसे विद्वान ने तो सर्वोच्च साइंस की मान्यता दी। काम्टे, मोस्का व बर्क इसे विज्ञान नहीं मानते हैं। तो ये भी बातें हैं। तो जब यह बात आ जाती है किसी की विषय के प्रकृति के बारे में, तो फिर हमें ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आखिर विज्ञान है या विज्ञान नहीं है। तो हमें कुछ उसके पक्ष में एविडेंस प्रस्तुत करने पड़ते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें से राजनीति विज्ञान नहीं है, क्या बातें हो सकती हैं। तो इसको हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान ना होने के विपक्ष में जो बातें कही गई हैं तो उसमें विभिन्न तर्क हैं। पहली बात कही गई है कि वैज्ञानिक विधियाँ राजनीति में नहीं होती हैं, जबकि विज्ञान में वैज्ञानिक विधियाँ होती हैं। एक उसका अपना जो है एक सिस्टम होता है जिसके अनुसार विज्ञान होने का वहाँ पर जो है साबित हो जाता है कि ये विज्ञान है। लेकिन राजनीति में इनका मानना है
कि कोई विधियां नहीं होती हैं। इसके साथ साथ अचूक माप की कमी होती है, अर्थात जो राजनीति विज्ञान ना होने का जो तर्क है उसमें बताया कि इसमें कोई माप, कोई पैमाना, कोई निश्चित जो है इसकी कोई जो मतलब कह दी जाए बात या उसको वैज्ञानिक ढंग से निश्चित कर दे कि ऐसा हो सकता है, इतनी इसकी माप हो सकती है, ये सारी चीज़ें लंबाई चौड़ाई जैसी बातें जो है इसमें नहीं हो सकती हैं। इसके बाद ये कहा गया समान विधियां संभव नहीं हैं, अर्थात विज्ञान में तो समान विधियां हैं, लेकिन राजनीति में ये कहा गया कि समान विधियां नहीं हैं। उनकी जब परिभाषाओं में अंतर है, उसके क्षेत्र में अंतर है, तो विज्ञान हम तब तक नहीं मान सकते हैं जब तक उसकी कोई समान विधियां ना हों। जिसमें से आप सभी को पता है कि परख नली में जैसे ही कोई लिक्विड डाला गया और कुछ खास टेम्परेचर पे उसको जैसे ही रखा जाता है तो उसमें परिवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन राजनीति विज्ञान में कोई भी ऐसी जो है विधियां नहीं है कि उसको एक तर्क के माध्यम से ये उसको किसी परख नली की में डाल दिया जाए, फिर समान टेम्परेचर दे दिया जाए, उसका निष्कर्ष आ जाए कि हाँ ये संभव है। तो देखिए इस प्रकार से इसमें ये कहा गया कि इसमें कोई विधियां नहीं होती हैं। इसके साथ साथ भविष्यवाणी संभव नहीं है। ये कहा गया कि राजनीति विज्ञान में कोई भविष्यवाणी संभव नहीं है, जबकि विज्ञान में क्या होता है कि भविष्यवाणी संभव होती है। अक्सर ये देखने को मिला है कि भविष्यवाणियाँ विज्ञान में जब कह दी जाती हैं तो उसके अनुसार वो सही साबित होती हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान में कभी कभी बातें जो कही जाती हैं वैसा हो नहीं पाता है। जैसे भी हाल ही में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, वहाँ से एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं। किसी ने कहा कि इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, किसी ने कहा इस पार्टी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, किसी ने कह दिया कि मुख्यमंत्री ये हो सकते हैं, किसी ने कहा कि नहीं भाई ये हो सकते हैं। तो देखिए हो सकते हैं, एग्जिट नहीं है कि हो ही जाएंगे, लेकिन यही सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं पर विज्ञान ना होने के लिए जो है कारण बन जाती हैं कि उसमें हम भविष्यवाणी पूरी तरह से सही नहीं हो पाती है। लेकिन आलोचक इसके संदर्भ में कुछ और तर्क देते हैं, मौसम विज्ञान के साथ जोड़ करके तर्क देते हैं, इसको मैं आगे बताता हूँ। एक मत का अभाव राजनीति विज्ञान में, विज्ञान होने के संदर्भ में एक मत नहीं है विद्वान आपस में, अतः हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान में एक मत होना या ना होना जैसी कोई बातें नहीं है। उसमें जो प्रयोग किया जाएगा उसका जो परिणाम आएगा वह निश्चित होगा, लेकिन यहाँ पर एक मत होने जैसी बातें जो है निश्चित रूप से हो सकती हैं। अतः ये बिल्कुल सही है कि राजनीति विज्ञान ना होने के पक्ष में जो बातें कही जा रही हैं उसमें से ये भी एक कारण है। इसके बाद मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। अब ये कही जा रही है कि राजनीति विज्ञान ना होने के जो सबसे और भी एक कारण हो सकता है कि मानव का जो स्वभाव है यह परिवर्तनशील है। आप सभी को पता होगा कि हाब्स, लाक और रूसो ने मानव के स्वभाव का अलग अलग अध्ययन किया था, जिसमें इसे कहा गया था कि जो मानव है वो जो है एक दंभी टाइप का है और क्रोधी स्वभाव का है। किसी ने कहा नहीं ये सीधा साधा है, किसी ने कहा नहीं ये बर्बर प्रवृत्ति का है। तो देखिए मानव का स्वभाव परिवर्तनशील है, इसलिए हम इसको विज्ञान नहीं मान सकते हैं। ये सारी बातें कही गई। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीति विज्ञान होने के पक्ष में जो और भी एविडेंस दिए गए वो क्या क्या हो सकते हैं, इसको भी ज़रा हम समझते हैं, प्रयास करते हैं। पहली बात कही गई राजनीति की वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन संभव है। यहाँ पर विद्वान कहते हैं, अरस्तु जैसे विद्वान के साथ साथ और भी जो सहयोगी समर्थक विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन संभव है। आप सभी को पता है कि एक व्यक्ति जब एक विषय को लेकर के रिसर्च करना शुरू करता है तो वह कई प्रकार की टूल्स का इस्तेमाल करता है, कई प्रकार के जो है उसमें साइंटिफिक विधियों का इस्तेमाल करता है, और इसके बाद उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार जो लास्ट में जो उसका निष्कर्ष निकलता है तो बिल्कुल सटीक निकलता है और संभव हो जाता है
जब वह अपना अध्ययन करने के उपरांत लास्ट का जो निष्कर्ष देता है। तो इस प्रकार से हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पर भी वैज्ञानिक विधियों द्वारा अध्ययन संभव है, अर्थात यहाँ पर भी वैज्ञानिक विधियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए हम इसको विज्ञान, राजनीति को विज्ञान मानेंगे। इसके बाद दूसरी बात है प्रयोगात्मक विधियों का अध्ययन। बस वही चीज़ है कि यहाँ पर भी प्रयोगात्मक विधियों का अध्ययन किया जाता है, राजनीति विज्ञान में भी। इसके साथ साथ राजनीति शास्त्र में पर्यवेक्षण विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है। आप सभी को पता है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं या हम जो है हम इंटरव्यू एक उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, साक्षात्कार के लिए जब हम पहुंचते हैं किसी के साक्षात्कार में, तो उस समय क्या होता है कि हम उसको कई माध्यमों से समझते हैं, उसके आभाव को देखते हैं, उसकी पहनावों को भी समझते हैं और उसकी बोलचाल की लैंग्वेज को भी हम देखते हैं और लास्ट में हम निष्कर्ष में पहुंचते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी पर्यवेक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो राजनीति विज्ञान में विज्ञान होने का ये भी बहुत बड़ा तर्क है कि हम ऐसे किसी चीज़ को निष्कर्ष के रूप में पूरी तरह से निश्चित नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें हम कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते हैं, यानी कि कोई विधि का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तब तक हमारा कोई अध्ययन ट्रू नहीं हो पाता, यानी कि सत्य साबित नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ हम जाते हैं तुलनात्मक अध्ययन पद्धतियों का भी प्रयोग संभव है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अरस्तु जैसे विद्वान ने तुलनात्मक पद्धतियों का अध्ययन करके विश्व के लगभग 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। इसके बाद उन्होंने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान का नाम दिया था। तो हम बिल्कुल इस बात को नहीं नकार सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान नहीं है। इसका और भी आगे हम बात करते हैं, राजनीति शास्त्र में भविष्यवाणी भी संभव है। अक्सर ऐसा होता है कि हम ये देखते हैं कि राजनीति में कुछ भविष्यवाणियाँ कर दी जाती हैं, जैसे चुनाव हुए, चुनाव के उपरांत किसी ने कह दिया कि उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वहाँ का जिस प्रकार की कंडीशन होती है, लोगों का जिस प्रकार से किसी पार्टी के प्रति लगाव होता है, उस पार्टी का जो एजेंडा होता है, उसमें ये पता चल जाता है कि कौन सी पार्टी इस बार जो है सत्ता में पुनः काबिज होगी या सत्ता से बाहर होगी। अर्थात भविष्यवाणी पहले से कर दी जाती है कि इस बार ये मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या इस पार्टी का नेतृत्व तो अच्छा है तो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है पहले से भविष्यवाणी कर देने पर भी संभव हो जाती है। और अगर हम बात करें विज्ञान की बात करें तो अक्सर बात यह आ जाती है कि मौसम विज्ञान जो होता है, मौसम विज्ञान में भी कभी कभी प्रकृति विपरीत उनकी जो है भविष्यवाणियाँ होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भविष्यवाणी कर दी जाती है कि मौसम 3 दिन तक जिसमें से धूप नहीं रहेगी, बादल रहेंगे, पानी हो सकता है इस क्षेत्र में, ऐसा ये तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। पानी बरसता नहीं है, धूप बराबर बनी रहती है। तो यही सारी चीज़ें हैं कि ये तो दोनों में होता है। एक राजनीति को अगर हम भविष्यवाणी के तौर पर इसको मना कर रहे हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणियाँ संभव नहीं है, तो विज्ञान में भी ऐसा हो सकता है कि वहाँ भी भविष्यवाणियाँ संभव नहीं हो सकती हैं। तो दोनों में कुछ न कुछ समस्याएं आती हैं। इसके बावजूद हम समझते हैं राजनीति विज्ञान में भी क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है, जिस प्रकार विज्ञान में भी एक क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। जब हम कोई रिसर्च करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले करते क्या हैं, किसी एक विषय को हम खोजते हैं, यानी कि सबसे पहले एक समस्या होती है, समस्या के सैल्यूशन के लिए फिर हम एक विषय को चुनते हैं। जब विषय को चुन लिया जाता है तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, उसके ऑब्जेक्ट के पास जाते हैं, क्या क्या उद्देश्य होंगे। उद्देश्य के बाद हम तमाम टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, प्रश्नावली का उपयोग करते हैं, विधियों का इस्तेमाल करते हैं और अध्ययन के उपरांत हम पे पहुँचते हैं निष्कर्ष में। तो यहाँ पर भी एक सिस्टमेटिक ढंग से हम अध्ययन करते हैं और लास्ट में निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। तो इस प्रकार से राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के ढेर सारे जो हमारे सामने प्रूफ हैं, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राजनीति विज्ञान है।
इसके बाद राजनीति में समान निष्कर्ष तथा सिद्धांत भी पाए जाते हैं। निष्कर्ष भी किसी विषय समस्या का जब हम अध्ययन करते हैं, निष्कर्ष जो आता है वो सत्य साबित होता है और उसके सिद्धांत भी बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान है या नहीं है। इन दोनों को अध्ययन करने के उपरांत अब हम तीसरे मुद्दे पर पहुंचते हैं। तीसरे मुद्दे में बहुत सारे विद्वानों ने ये भी कहा है कि राजनीति विज्ञान अब जो है कला के क्षेत्र में भी इसको हम मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान कला है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से ये कला है। कला का सामान्यतः आशय उस विद्या से होता है जो सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहार में प्रयोग करने की क्षमता प्रदान करती है। जैसे चुनाव किस प्रकार होने चाहिए, नागरिकों के क्या अधिकार और कर्तव्य होने चाहिए, नागरिकों और राज्य का क्या संबंध होना चाहिए, वोट किस प्रकार देना चाहिए, आदि बातों का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कराना भी सिखाती है। अर्थात ये भी माना गया कि एक कला है ये राजनीति, जिसमें से नागरिकों को वो एक व्यवस्थित ढंग से अध्ययन करने के बारे में बताती है। इसे किसी वैज्ञानिक नियमों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है, अर्थात राजनेताओं, शासकों, प्रशासकों एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा ही संपन्न कराया जा सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, इसको आप सभी लोग ठीक से समझने का प्रयास करिएगा। जहाँ ये कही जा रही बात, इसे किसी वैज्ञानिक नियमों द्वारा संपन्न नहीं किया जा सकता है, अर्थात जो राजनीति है उसको कोई वैज्ञानिक इसको संपन्न नहीं कर सकता है। इसके लिए कुशल प्रशासक होना चाहिए, कुशल राजनीतिक कार्यकर्ता होना चाहिए या राजनेता होना चाहिए। आगे हम थोड़ी सी बात कह के अपनी बात समाप्त करेंगे। राजनीति विज्ञान और कला दोनों है, कैसे है इसको इन विचारों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। राजनीति शास्त्र सिद्धांत की दृष्टि से विज्ञान है, और जब राजनीति शास्त्र के सैद्धांतिक पक्ष को व्यवहार में उतार दिया जाता है तो यह कला बन जाती है। अर्थात सिद्धांत जो है वह राजनीति शास्त्र है, जब वह व्यवहार में इस्तेमाल की जाती है तो वह एक आर्ट भी है। इस प्रकार से राजनीति विज्ञान और कला दोनों है। हमने इस आज के लेक्चर में इस बात को समझ गए होंगे कि राजनीति विज्ञान क्या है, इसकी प्रकृति, इसका क्षेत्र आपने समझा होगा। मैं चाहूँगा इसको रोक करके यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत ठीक ढंग से इसे आप समझ पाएंगे। बस आज यहीं तक, पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।